नमस्कार प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम एक बार फिर से उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती 2024 के लिए जीके जीएस की एक इम्पोर्टेंट क्लास देखेंगे। दोस्तों, आज की ये जो हमारी क्लास रहेगी उत्तर प्रदेश पुलिस एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास रहने वाली है। आज का हमारा सेशन नंबर 4 रहेगा, यानी कि पार्ट नंबर 4 रहेगा। आज जो क्लास होगी उसमें आपके सामने 20 इंपॉर्टेंट प्रश्न होंगे जो आपके विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में निरंतर पूछे जाते हैं। तो बात करते हैं आज के कुछ प्रश्नों की। कुछ क्वेश्चन रहेंगे, जैसे कहा है तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। यानी कि जो तंबाकू होता है प्यारे दोस्तों, उसका सबसे ज्यादा उत्पादन कौन सा देश करता है, इसके बारे में बात करेंगे। इसके अतिरिक्त हम बात करेंगे भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे। प्यारे दोस्तों, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे, इनके बारे में भी चर्चा की जाएगी। चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास की। देखो, आज की इस क्लास को शुरू करने से पहले आपको बता दिया जाए, यदि आप इस क्लास का पीडीएफ चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं इस क्लास के पीडीएफ से पढ़ना, तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, जो डीएस सर ऑफिशियल नाम से है। डीएस सर ऑफिशियल नाम से है, डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। ठीक है, आप इसको यहाँ पर ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर हम डेली के बेसिस पर आपको इन्फॉर्मेशन और क्लास नोट्स उपलब्ध करवाते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास की। क्वेश्चन नंबर 1 की ओर चलते हैं। देखो, क्वेश्चन नंबर 1 हमारे सामने है। कहा है दोस्तों, डोडा बेटा निम्नलिखित में से किस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। प्यारे दोस्तों, डोडा बेटा यहां पर आपके सामने 4 ऑप्शन हैं, 4 पर्वत दिए गए हैं। इनमें से बताना है ऐसा कौन सा पर्वत है जिसकी सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी। देखो, अगर हम बात करेंगे दोस्तों डोडा बेटा के बारे में, किसके बारे में, डोडा बेटा के बारे में, मेरे साथ साथ आप लोग यहां पर लिख लेंगे इसको। डोडा बेटा जो है वो प्यारे दोस्तों आपकी नीलगिरी की, किसकी, नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है। नीलगिरी जो पर्वतमाला है इसकी सबसे ऊंची चोटी है, इसको याद रखेंगे। इसके अतिरिक्त आपको एक बात और याद रखनी है। यहां पर एक क्वेश्चन आपको और याद रखना है। आपको याद रखना है प्यारे दोस्तों अनायमुड़ी के बारे में। किसके बारे में, आपको याद रखना है अनायमुड़ी के बारे में। अनायमुड़ी एक पर्वत चोटी है, यह भी इंपॉर्टेंट है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। इसको लिखेंगे दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी, दक्षिण भारत की सबसे सबसे ऊंची चोटी, इस बात को याद रखेंगे। सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो याद रखेंगे अनायमुड़ी है। और ये किस पर्वतमाला की है, तो इस बात को याद रखेंगे पश्चिमी घाट पर्वतमाला। पश्चिमी घाट पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है अनायमुड़ी, इस बात को याद रखेंगे। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी और पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी। अगर क्वेश्चन हमसे पूछा है डोडा बेटा के बारे में, तो डोडा बेटा आपकी नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी, इसको याद रखेंगे। ठीक है, चलिए बात करते हैं यहां पर अगले ऑप्शन अरावली के बारे में। अरावली की बात करेंगे तो बताओ इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। इसके अतिरिक्त सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, यह आपको बताना है। बढ़ते हैं प्यारे दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न यहां पर क्वेश्चन नंबर 2 कहा है भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा किस महादेश से होकर गुजरती हैं। भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा किस महादेश से होकर गुजरती हैं, यह बताना है। यानी कि तीनों की तीनों रेखाएं, यानी कि 0 डिग्री, आपकी 23.5 डिग्री उत्तरीय और 23.5 डिग्री दक्षिणीय, ये बताना है कौन सा ऐसा महाद्वीप है जहां से होकर ये आपकी रेखाएं गुजरती हैं। ठीक है, यहां से होकर के ये आपकी रेखाएं गुजरती हैं, इस बात को आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। कुछ इस तरह का वो महाद्वीप दिखाई देता है। अब आप समझ गए होंगे कि इसका सही उत्तर क्या होगा। जल्दी से बताओ, कुछ इस तरह का महाद्वीप दिखाई देता है, वो ये कौन सा महाद्वीप है प्यारे दोस्तों, ये है आपका अफ्रीका महाद्वीप। कौन सा है, अफ्रीका महाद्वीप। इस अफ्रीका महाद्वीप को प्यारे दोस्तों याद रखेंगे अंध महाद्वीप कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अंध महाद्वीप। मैं जो भी लिख रहा हूं अगर आप इसको कॉपी में लिखेंगे तो मजा आ जाएगा यार। ठीक है, आपके सिलेक्शन में ये एक और नया जिम्मेदारी है, आप लोगों को जो मैं लिख रहा हूं उसको आपको लिखना है। ठीक है, भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा कहां से गुजरती हैं, अफ्रीका महाद्वीप से गुजरती हैं। देखो ऑप्शन नंबर भारत दे रखा है, तो भारत से कौन सी रेखा जाती है, कर्क रेखा जाती है प्यारे दोस्तों। 23.5 डिग्री नॉर्थ, ये जो ऊपर वाली रेखा है ये कर्क रेखा है। ये हमारे कहां से जाती है प्यारे दोस्तों, भारत से जाती है, इसको याद रखेंगे। भारत के कितने राज्य हैं, तो एक बात याद रखेंगे, गजराम छतझार पत्र मिलेंगे, गजराम छतझार पत्र मिलेंगे। गजराम से मतलब क्या है, गुजरात, गुजरात के बाद राजस्थान, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़, झारखंड, झारखंड के बाद आपका क्या हो जाएगा, गजराम छतझार, झार से मतलब झारखंड, और पत्र मिलेंगे पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा त्रिपुरा, और मिलेंगे से मिजोरम। तो मतलब कितने हो जाएंगे, 8 राज्य। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। तो कर्क रेखा भारत से गुजरती है। ऑस्ट्रेलिया से प्यारे दोस्तों मकर रेखा गुजरती है। ये नीचे वाली जो रेखा है मकर रेखा, ऑस्ट्रेलिया से गुजरती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में हमसे कहा है विश्व में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है।
तंबाकू की बात कर रहा है प्यारे दोस्तों, खैनी की बात कर रहा है। किसकी? खैनी। बताओ सबसे ज्यादा कौन उत्पादन करता है? जल्दी से बताओ, तंबाकू सबसे ज्यादा उत्पादन कौन करता है? वही करेगा दोस्तों जो चमगादड़ होगा, कहने का मतलब है जो चीन होगा। इस बात को याद रखेंगे। तंबाकू का सबसे ज्यादा उत्पादन प्यारे दोस्तों कौन करता है? चीन करता है। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करते हैं चीन और क्या का उत्पादन करता है सर्वाधिक? सर्वाधिक प्यारे दोस्तों ये गेहूं उत्पादन करता है। ठीक है, सर्वाधिक गेहूं उत्पादन करता है, सर्वाधिक चावल उत्पादन करता है, सर्वाधिक चावल उत्पादन करता है, इसको याद रखेंगे। भारत क्या करता है? भारत सर्वाधिक चाय उत्पादन करता है, इस बात को याद रखेंगे। ठीक है, भारत सर्वाधिक चाय उत्पादन करता है। इसके अतिरिक्त भारत सर्वाधिक बाजरा उत्पादन करता है। ठीक है, बाजरा सर्वाधिक भारत उत्पादन करता है। यूएसए सर्वाधिक क्या उत्पादन करता है? तो यूएसए के बारे में बात याद रखेंगे। यूएसए प्यारे दोस्तों मक्का सर्वाधिक उत्पादन करता है। मक्का का उत्पादन यूएसए में होता है। भारत में चाय बाजरा और चीन में तंबाकू गेहूं चावल, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में हमसे कहा है, स्टैटिक क्वेश्चन है, कह रहा है डाक टिकट में दिखाई देने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? डाक टिकट जारी होता है दोस्तों भारत सरकार के द्वारा, और डाक टिकट में जिसको दिखाया गया था वो पहली महिला कौन थी? तो याद रखेंगे, याद रखेंगे कौन हो जाएगी? उसका सही उत्तर बनेगा मीराबाई। मैं तो कृष्ण की दीवानी, प्यारे दोस्तों मीराबाई। कौन हो जाएंगी? मीराबाई इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। और इनको प्यारे दोस्तों 1952 में डाक टिकट में भारत सरकार के द्वारा प्रदर्शित किया गया था, यानी कि प्रस्तुत किया गया था। इस बात को आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। इंदिरा गांधी की बात कर लें तो फर्स्ट लेडी प्राइम मिनिस्टर, क्या कहेंगे? फर्स्ट लेडी प्राइम मिनिस्टर, यानी कि प्रथम महिला प्रधानमंत्री। प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन है? इंदिरा गांधी है। आपकी सरोजिनी नायडू की बात करते हैं तो ये कौन है? तो दोस्तों फर्स्ट लेडी आपकी क्या हो जाएंगी? ये हो जाएंगी प्यारे दोस्तों, फर्स्ट लेडी आपकी क्या हो जाएंगी? गवर्नर हो जाएंगी, यानी कि राज्यपाल हो जाएंगी। ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। 1857 का संग्राम आपका कहां पर हुआ था? आपका हुआ था झांसी में। इस नेतृत्व किया था, झांसी का नेतृत्व रानी लक्ष्मीबाई ने। ठीक है, तो चारों ऑप्शन का पोस्टमार्टम और मीराबाई इसका सही उत्तर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारे पास दे रखा है, क्वेश्चन का है, किस दिन पृथ्वी सूर्य से सर्वाधिक दूरी एपीहीलियन में होती है? ऐसा कौन सा दिन है जहां पर पृथ्वी और सूर्य के बीच सर्वाधिक दूरी होती है? तो एक बात याद रखेंगे, यहां पर हम बनाएंगे सूर्य को, किसको? यहां पर प्यारे दोस्तों एक मिनट, यहां पर हम बनाएंगे सन को, एस फॉर सन। अगर मैं बात कर लूं सबसे दूर पृथ्वी कहां पर होगी, तो सबसे दूर अगर यहां पर मैं ई फॉर अर्थ बना दूंगा, उसके बाद सबसे नजदीक अर्थ कहां पर होगी, ये भी बना दूंगा। ये आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे प्यारे दोस्तों, एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्वेश्चन कैसा होगा कि पृथ्वी की सूर्य से सर्वाधिक दूरी क्या कहलाती है? पृथ्वी की सूर्य से सबसे नजदीक दूरी क्या कहलाती है? इस बात को याद रखेंगे। सूर्य से सबसे सर्वाधिक दूरी कहलाती है एपीहेलियन। एपीहेलियन का मतलब होता है प्यारे दोस्तों अपसौर। क्या होता है? अपसौर। अपसौर की जो घटना होती है वो कब होती है? ये होती है प्यारे दोस्तों 4 जुलाई को। एपीहेलियन की 4 जो जुलाई होती है इसको घटना होती है एपीहिलियन। तो यहां पर लिख लेंगे प्यारे दोस्तों 4 जुलाई। क्या लिख लेंगे? 4 जुलाई। इस तरह से आप एक आकृति बनाएंगे, बीच में सूर्य को रखेंगे, उसके बाद एक तरफ यहां पर दूर पृथ्वी, एक तरफ पास पृथ्वी। उसके बाद इस घटना की बात करेंगे तो ये होती है प्यारे दोस्तों पैराहिलियन। इसका मतलब क्या होता है? उपसौर की घटना। किसकी घटना? उपसौर की घटना। इसको याद रखेंगे। ये कब होती है? तो ये होती है प्यारे दोस्तों 3 जनवरी को। 3 जनवरी आने वाली पृथ्वी हमारी क्या होगी? सूर्य के सबसे नजदीक होगी। इसके अतिरिक्त सबसे दूर कब होती है? तो 4 जुलाई को होती है। इस बात को याद रखेंगे। 21 जून की बात करें तो सबसे बड़ा दिन होता है। ठीक है, 23 सितंबर की बात करें, दिन और रात समान होते हैं। तो उपसौर की घटना 3 जनवरी। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि हमसे पूछा है पैराहिलियन यानी कि अपसौर। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी प्यारे दोस्तों आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, इसको याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में से खिलजी वंश का शासन काल क्या था? बात कर रहा है प्यारे दोस्तों खिलजी वंश की, दिल्ली सल्तनत की बात कर रहा है। तो दिल्ली सल्तनत में कितने वंश हुए हैं दोस्तों? 5 वंश हुए हैं। कितने हुए? 5 वंश। पहला वंश हुआ था आपका गुलाम वंश। पहला वंश कौन हुआ था प्यारे दोस्तों? पहला वंश आपका गुलाम वंश हुआ था। तो यहां पर लिख देंगे, इसके सामने शासन काल है प्यारे दोस्तों। गुलाम वंश का जो शासन काल था वो 1206 से 1290 था। इसके बाद आपको लिखना है 1290 से 1320। ये था प्यारे दोस्तों खिलजी वंश। कौन सा वंश? खिलजी वंश। ये खिलजी वंश था। इस बात को आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। इसके अलावा हम बात करते हैं यहां पर, अगर हम यहां पर बात कर लेते हैं 1320 से 1444, दिल्ली सल्तनत का सबसे बड़ा शासनकाल। दिल्ली सल्तनत का सबसे बड़ा शासनकाल जिसका नाम था तुगलक वंश। क्या नाम था? तुगलक वंश। इस बात को याद रखेंगे, तुगलक वंश, इसको आप लोगों को याद रखना है। इसके बाद हम बात करेंगे किसकी? तुगलक वंश की बात हो चुकी है। इसके बाद करेंगे दिल्ली सल्तनत का चौथा वंश।
दिल्ली सल्तनत का चौथा वंश जिसका नाम था प्यारे दोस्तों सैयद वंश। क्या था? सैयद वंश। इस बात को भी याद रखेंगे। सैयद वंश कब से कब चला था? 1414 से 1451। इसके बाद एक वंश और बच जाता है, एक वंश और बच जाता है, उसको याद रखेंगे। इस वंश को क्यों बचने दें? जिसका नाम है लोधी वंश। क्या नाम है? लोधी वंश। और लोधी वंश की अगर आप बात करेंगे तो प्यारे दोस्तों ये 1451 से 1526 तक चला था, पानीपत के युद्ध तक। इस बात को याद रखेंगे। तो दिल्ली सल्तनत जिसमें 5 वंशों ने शासनकाल किया था, चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और खिलजी वंश पूछा है तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इस बात को याद रखेंगे, खिलजी वंश का जो शासनकाल होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर, कह रहा है हमसे भारत में अंतिम गवर्नर जनरल कौन था। अब हम यहां पर पोस्टमार्टम करेंगे भारत के गवर्नर जनरलों का। जितने भी भारत में गवर्नर जनरल, गवर्नर वायसराय जो भी हुए हैं, इन सभी की बात करेंगे। तो बात करते हैं सबसे पहले हम बंगाल के गवर्नर की। जैसा हम लिखते जाएं वैसा आपको लिखते जाना है। सबसे पहले लिखेंगे बंगाल का गवर्नर, गवर्नर का मतलब जी लिख देंगे। ठीक है, बंगाल का पहला गवर्नर था प्यारे दोस्तों कौन? तो एक बात याद रखनी है, इसका नाम था क्लाइव। क्या नाम था? क्लाइव। पूरा नाम था रॉबर्ट क्लाइव, चाहो तो लिख लो क्लाइव था। ठीक है, इसके बाद आपको याद रखना है बंगाल का गवर्नर जनरल, बंगाल का जीजी। यहां पर मतलब क्या है? जीजी से मतलब गौतम गंभीर नहीं है बल्कि गवर्नर जनरल है। ठीक है, तो इसका नाम क्या था? इसका नाम प्यारे दोस्तों था, आप लोग अच्छे से याद रखेंगे, वॉरेन हेस्टिंग। कौन था? वॉरेन हेस्टिंग। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे, वॉरेन हेस्टिंग। ये क्या था प्यारे दोस्तों? ये आपका बंगाल का पहला जीजी यानी कि बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था। इसके बाद प्यारे दोस्तों एक बात याद रखेंगे, भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? भारत का, यहां पर लिखेंगे भारत का पहला जीजी। भारत का पहला जीजी कौन था? भारत का पहला जीजी की बात करेंगे, गवर्नर जनरल की बात करेंगे, तो ये आपका विलियम बेंटिक था। कौन था? विलियम बेंटिक। प्यारे दोस्तों ये वही विलियम बेंटिक है जिसने भारत में सती प्रथा को बैन करवाया था, विलियम बेंटिक। इस बात को आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। ये आपका क्या था? भारत का पहला जीजी था। इस बात को याद रखना है। इसके बाद हम बात करते हैं भारत के अंतिम जीजी की। किसकी? भारत के अंतिम जीजी की। भारत का यहां पर लिखेंगे, एक मिनट, भाग नहीं, भारत लिखेंगे। क्या लिखेंगे? भारत का अंतिम जीजी। अंतिम, यही तो पूछा है हमसे, अंतिम जीजी मतलब गवर्नर जनरल, या फिर इसको प्यारे दोस्तों कहा जाता है फर्स्ट वायसराय। क्या कहा जाता है? या फिर कहा जाता है फर्स्ट वायसराय, क्योंकि 1858 में आपका अधिनियम आया गया था, तो यहां पर गवर्नर जनरल को क्या बना दिया था? वायसराय बना दिया था। तो पहला वायसराय या अंतिम गवर्नर जनरल आपका बना था प्यारे दोस्तों कैनिंग। कौन बना था? कैनिंग बना था। इस बात को याद रखेंगे। इसके बाद भारत के अंतिम जो गवर्नर थे उसकी बात याद रखेंगे। स्वतंत्र भारत के भी पूछे जाते हैं, उनको आगे कभी बता देंगे। ठीक है, तो बंगाल का पहला क्लाइव था, बंगाल का पहला जीजी यानी गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग था। भारत का पहला गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक था। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल या भारत का पहला वायसराय आपका कैनिंग था। तो यही तो पूछा है, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कैनिंग इसका सही उत्तर हो जाएगा। इस बात को याद रखेंगे। देखो माउंटबेटन ऑप्शन में दे रखा है, तो याद रखेंगे स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर, या फिर कह सकते हैं स्वतंत्र भारत का पहला वायसराय, या फिर कह सकते हैं स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय वायसराय श्री राजगोपालाचारी। इस बात को आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों हमसे कहा है सोशल नेटवर्किंग साइट ट्विटर का मुख्यालय कहां पर स्थित है। देखो अब प्यारे दोस्तों ये जो ट्विटर है इसका नाम बदल दिया है। इसका नाम एलोन भैया ने बदल दिया, इसका नाम एक्स रख दिया है। क्या रख दिया? एक्स। मतलब लगता है एलोन भैया को अपने एक्स से बहुत नफरत रही होगी, इसलिए उसके नाम पर क्या रख दिया? या तो प्यार रहा होगा या नफरत रही होगी, तो एक्स के नाम पर उसने ट्विटर का नाम कर दिया। ठीक है, तो अब बात कर रहा है इसका मुख्यालय कहां पर है। देखो ट्विटर का नाम बदला है, मुख्यालय नहीं बदला है। इसका जो मुख्यालय है प्यारे दोस्तों वो कैलिफोर्निया में है। कहां पर है? इस बात को याद रखेंगे, कैलिफोर्निया। एक मिनट, क्या याद रखेंगे आप लोग? कैलिफोर्निया। इस बात को याद रखेंगे, कैलिफोर्निया में मुख्यालय है। और कैलिफोर्निया कहां पर पड़ता है? तो प्यारे दोस्तों ये यूएसए में पड़ता है। ठीक है, यूएसए का एक राज्य है कैलिफोर्निया, जिस प्रकार भारत का एक राज्य उत्तर प्रदेश है, उसी प्रकार यूएसए का राज्य कैलिफोर्निया है। और कैलिफोर्निया में जो स्थान है उसका नाम है सिलिकॉन वैली। क्या नाम है प्यारे दोस्तों? सिलिकॉन वैली। सिलिकॉन वैली में स्थित है आपका किसका मुख्यालय? जितने भी प्यारे दोस्तों ये आपके ट्विटर है, व्हाट्सएप है, फेसबुक है, जितने भी एप्लीकेशन है जो अमेरिका बेस्ड है, उनके सभी के मुख्यालय कहां पर है? कैलिफोर्निया सिलिकॉन वैली में स्थित है। तो इसका सही उत्तर प्यारे दोस्तों क्या हो जाएगा? कैलिफोर्निया सही उत्तर हो जाएगा। इसको याद रखेंगे। बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कहा गया है हमसे बेलाडिला लौह अयस्क का अधिकतम उपयोग कहां किया जाता है। बेलाडिला अधिकतम उपयोग कहां किया जाता है? बेलाडिला लौह अयस्क का। जल्दी से बताओ बेलाडिला कहां पर स्थित है। पहला क्वेश्चन तो यही बनता है, जो हमारा बेलाडिला है क्या है? जो हमारा बेलाडिला है कहां पर है? तो इस बात को याद रखेंगे, ये है प्यारे दोस्तों छत्तीसगढ़ में। कहां पर है?
छत्तीसगढ़ में स्थित है, इस बात को याद रखना है, ठीक है। बेला डेला जो है वो छत्तीसगढ़ में स्थित है और यहाँ पर हेमेटाइट नामक लौह अयस्क निकलता है। इसका जो प्रयोग होता है प्यारे दोस्तों, जापान और कोरिया को निर्यात किया जाता है। कहाँ पर? जापान, और साथ साथ में अगर जापान ऑप्शन में ना आए तो कोरिया बता देना है आपको। कोरिया यानी कि जो हमारा दक्षिण कोरिया है, ठीक है, क्योंकि किम जोंग उन से तो किसी की नहीं बनती है, तो दक्षिण कोरिया या जापान को बेला डेला के लोहे का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है, इस बात को याद रखेंगे। भिलाई कहाँ पर स्थित है, टाटा कहाँ पर स्थित है और स्थानीय उद्योग कहाँ पर स्थित है, ये आपको बताना है। बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में कहा है, भारत में ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किसने करवाया था? बात करते हैं भारत के जीटी रोड के बारे में। किसके बारे में प्यारे दोस्तों? भारत के जीटी रोड के बारे में। भारत के जीटी रोड का निर्माण किसने करवाया था, इस बात को याद रखेंगे। देखो जीटी रोड था, ये प्यारे दोस्तों सर्वप्रथम मौर्य काल में बना था। कब बना था? मौर्य काल में बना था। लेकिन इसको मरम्मत और पक्का किसने करवाया, ये बात बतानी हमें। मौर्य काल में सबसे पहले जीटी रोड बना था, इस बात को याद रखेंगे। लेकिन इसको पक्का, जिसे हम कहते हैं भारत जो जीटी रोड का निर्माण है, निर्माण का मतलब है पक्का रोड। पक्का रोड किसने बनवाया था, जिसमें पत्थर लगवाए थे? तो वो व्यक्ति था आपका शेरशाह सूरी। प्यारे दोस्तों सूर्यवंश का शासक था जिसने जीटी रोड, ठीक है, जीटी रोड बनवाया था। मौर्य काल में सबसे पहले बना था, लेकिन पत्थर यानी पक्का रोड किसने बनाया था? शेरशाह सूरी ने बनवाया था। इस बात को आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। इसके अतिरिक्त यहाँ पर कुछ अन्य ऑप्शन है, जैसे इल्तुतमिश। इल्तुतमिश गुलाम वंश का एक शासक था। इसने कुतुब मीनार को पूरा करवाया था 1237 में। याद रखेंगे 1237 में कुतुब मीनार पूरी होती है, लेकिन ये मर जाता है उससे पहले ये मर जाता है। तब रजिया सुल्तान इसकी क्या होती है? शासक होती है। कार्य शुरू ये करता है, लेकिन ये मर जाता है 1237 में, कुतुब मीनार बनकर तैयार हो जाती है, ठीक है, इसको याद रखेंगे। जहांगीर की बात करते हैं। जहांगीर के समय जो होता है उसको दोस्तों चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है। जहांगीर को प्यारे दोस्तों चित्र बहुत पसंद थे। ये मुगल बादशाह था, क्या था? ये एक प्रकार का मुगल था, ठीक है, याद रखेंगे। जिसे हम प्यारे दोस्तों सलीम अनारकली कहानी सुनते हैं, ये वही जहांगीर है, इस बात को याद रखेंगे। अकबर को हर कोई जानता है, ये आपका एक महान शासक कहा जाता है, ठीक है, लेकिन था नहीं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न प्यारे दोस्तों, संविधान के कौन से संशोधन के अंतर्गत बोर्ड देने की उम्र 21 से 18 वर्ष कर दी? देखो यहाँ पर बोर्ड नहीं है, यहाँ पर लिख लेंगे, मिस टाइप कर दी है टाइपराइटर ने, वोट कर लेंगे। यानी कि मतदान करने की जो उम्र है, मतदान करने की जो उम्र है वो आपके 21 वर्ष से 18 वर्ष कब की गई थी? 21 से 18 कब की गई थी, ये बताना है। जल्दी से बताओ 21 से 18 वर्ष कब हुई थी? तो ये हो जाएगा आपका 61वां संविधान संशोधन। 61वां संविधान संशोधन जो कि 1988 के अधिनियम से 1989 में पारित होता है। इस दौरान आपकी जो वोट डालने की उम्र है वो 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दी गई थी। और राजीव गांधी जी इस समय क्या थे? आपके प्रधानमंत्री थे, इस बात को याद रखेंगे। बात करते हैं पहले दोस्तों 52वें संविधान संशोधन थे, तो ये आपका दल बदल से संबंधित है। किससे? दल बदल से संबंधित है, इस बात को याद रखेंगे पहले दोस्तों। दल बदल से संबंधित कौन सा है? 52वां संविधान संशोधन। यह हुआ था आपका 1985 में, 1985 में हुआ था। इसमें 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, ये भी याद रखेंगे। 86वां संविधान संशोधन, ये प्यारे दोस्तों शिक्षा से संबंधित है। किससे? शिक्षा से, यानी कि राइट टू एजुकेशन, RTE, राइट टू एजुकेशन से संबंधित है। और इसमें आपका अनुच्छेद 21A जोड़ा गया था, ठीक है, 21A। 42वां संविधान संशोधन की बात करते हैं तो प्यारे दोस्तों इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है लघु संविधान। क्या कहा जाता है? लघु संविधान अगर किसी को कहा जाता है तो वो आपका 42वां संविधान संशोधन है जो 1976 में हुआ था। इस बात को भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कहा है, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो सही उत्तर हो जाएगा 7 अप्रैल। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? इस दौरान प्यारे दोस्तों WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी 1948 को। कब हुई थी? 1948 को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी, इस बात को याद रखेंगे। अगर प्यारे दोस्तों हम बात करते हैं 14 अप्रैल की, 14 अप्रैल बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की क्या है? जयंती है, इस बात को आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती है, इस बात को याद रखेंगे। 2 फरवरी की बात करते हैं तो यहां पर मनाया जाता है आर्द्र भूमि दिवस। क्या मनाया जाता है प्यारे दोस्तों? आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है, इस बात को आप लोगों को याद रखना है। आर्द्र भूमि दिवस, या फिर इसी को कहा जाता है इंग्लिश में वेटलैंड डे। क्या कहा जाता है? वेटलैंड डे, इस बात को याद रखेंगे, ठीक है। 2 फरवरी को मनाया जाता है। 13 फरवरी की प्यारे दोस्तों अगर हम बात करेंगे तो यहां पर सही उत्तर बनेगा राष्ट्रीय महिला दिवस। क्या बन जाएगा? राष्ट्रीय महिला दिवस। सरोजिनी नायडू का जन्मदिन था, इस बात को याद रखेंगे। राष्ट्रीय महिला दिवस, ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। 13 फरवरी को मनाया जाता है। इसके अतिरिक्त जो इंटरनेशनल रूप से वुमेन डे मनाया जाता है वो 8 मार्च को मनाया जाता है, इस बात को याद रखेंगे। तो मैंने क्या कवर किया? स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल, 14 अप्रैल बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जयंती, 2 फरवरी आर्द्र भूमि दिवस, 13 फरवरी राष्ट्रीय महिला दिवस, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
अगले प्रश्न में कहा है निम्नलिखित में से किस राज्य में पंचायती राज संस्था स्थापित नहीं है। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बात को याद रखेंगे प्यारे दोस्तों। पंचायती राज संस्था ऐसा कौन सा राज्य है जहां पर स्थित नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नागालैंड। ठीक है, नागालैंड के साथ साथ कुछ अन्य राज्य हैं, जैसे आपके दिल्ली में आपकी क्या नहीं है, आपकी दिल्ली में पंचायती राज व्यवस्था नहीं है, इस बात को याद रखेंगे। दिल्ली में पंचायती राज व्यवस्था नहीं है। इसके बाद एक बात और याद रखनी है, इसके साथ साथ में मिजोरम में पंचायती राज व्यवस्था नहीं है। कहां पर? मिजोरम में नहीं है। मिजोरम के अलावा कहां पर नहीं है? तो एक बात याद रखेंगे, आपकी मिजोरम के अलावा हो जाएगी शायद आपका यहां पर मणिपुर हो जाएगा। ठीक है, मणिपुर हो जाएगा, याद रखेंगे मणिपुर है शायद या त्रिपुरा है, इसको कंफर्म नहीं है, लेकिन ये 3 राज्य ऐसे हैं नागालैंड, दिल्ली, मिजोरम जहां पर पंचायती राज व्यवस्था नहीं है। कहने का मतलब है जो बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा बनाई गई थी पंचायती राज व्यवस्था, 73वां संविधान संशोधन, 73वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बात कर रहा है, 1992 का एक्ट था, 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ था। कब हुआ था? 24 अप्रैल 1993 को ये लागू हुआ था। और दोस्तों बलवंत राय मेहता समिति ने त्रिसदनात्मक क्या बनाई थी? आपकी पंचायती राज व्यवस्था बनाई थी, जो कि नागालैंड, मिजोरम और इसके साथ साथ दिल्ली में नहीं है। ठीक है, तो त्रिपुरा पर है, केरल में है, असम में है। ठीक है, तो सही उत्तर आपका नागालैंड। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में कहा है भूखंड की दृष्टिकोण से विश्व में भारत किस नंबर पर आता है? यानी कि भूखंड का मतलब क्या है प्यारे दोस्तों? यहां पर बात कर रहा है एरिया के मामले में। एरिया जो है इसके मामले में भारत कौन से स्थान पर आता है? भारत की जो रैंक है वो 7th है। रुक चीन अब आ भारत, बहुत सारे बच्चों ने इसकी ट्रिक सुनी होगी। रुक चीन अब आ भारत, इसका मतलब क्या है? रूस, चीन, अब से आ हो जाएगा अमेरिका, बा से ब्राजील, अब आ से मतलब ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद भारत। ठीक है, तो इस तरह से हो जाएगा। 7वें नंबर पर अपना प्यारा देश भारत विश्व का 2 दशमलव कितने प्रतिशत है? 4% एरिया लेकर रखा है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है व्यक्तिगत ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? व्यक्तिगत ओलंपिक की बात करेगा और स्वर्ण पदक बात करेगा तो याद रखना है इनका नाम आपको, अभिनव बिंद्रा। 2008 प्यारे दोस्तों, 2008 में ओलंपिक होता है बीजिंग में। कहां पर होता है? बीजिंग में ओलंपिक होता है और भारत के लिए पहला व्यक्तिगत गोल्ड मेडल आता है। यानी कि स्वयं में एक व्यक्ति केवल गोल्ड मेडल लेके आया था, एक व्यक्ति गोल्ड मेडल लेके आया था, उसका नाम था अभिनव बिंद्रा। और दोस्तों ये किससे संबंधित थे? तो सर ये शूटिंग से संबंधित थे। किससे? शूटिंग से। शूटिंग का मतलब क्या है? निशानेबाजी से। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। अगर हम बात करेंगे केडी जाधव के बारे में, केडी जाधव ने क्या किया था प्यारे दोस्तों? स्वतंत्र भारत के पहले पदक विजेता। 1952 में हेलेंस्की ओपन में क्या जीता था इन्होंने? कांस्य जीता था कुश्ती में। किसमें? कांस्य जीता था कुश्ती में। पीटी उषा ने ओलंपिक में शायद कोई मेडल नहीं जीता है, एशियन गेम्स इन्होंने जीता है, उड़न परी के नाम से जानी जाती हैं। कर्णम मल्लेश्वरी पहली महिला थी जिसने 2002 के सिडनी ओलंपिक में, पहले दोस्तों 2002 के सिडनी ओलंपिक में क्या जीता था? तो आप कहेंगे सर आपका कांस्य पदक जीता था। इस बात को आप लोग अच्छे से याद रखेंगे, सिडनी ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था और ये भारोत्तोलन में जीती थी। और केडी जाधव कुश्ती में जीते थे, अभिनव बिंद्रा शूटिंग में जीते थे। अभिनव बिंद्रा पहले व्यक्ति थे जिन्होंने गोल्ड जीता था। इसके अतिरिक्त एक बात याद रखनी है, अभी पिछले ओलंपिक में गोल्डन बॉय के नाम से जाना गया है नीरज चोपड़ा को। नीरज चोपड़ा क्या फेंकते हैं? हर बच्चे को पता होगा प्यारे दोस्तों, भाला फेंकते हैं। क्या फेंकते हैं? भाला। और इसके साथ साथ इन्होंने क्या जीता है? 2022 में, अब 21 में सॉरी, जो आपके टोक्यो में ओलंपिक हुए हैं वहां पर गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है, इसके साथ साथ इन्होंने इस बार बहुत सारे गोल्ड जीते हैं, इस बात को याद रखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखो अभी बात की थी हमने बलवंत राय मेहता समिति की और क्वेश्चन उसी से संबंधित आया है। बलवंत राय मेहता कमेटी के सुझाव पर पंचायती राज की संरचना का स्तर होना चाहिए। कितने स्तर पर थी? मैंने बताया था प्यारे दोस्तों 3 स्तर पर, 1, 2 और 3। 1, 2 और 3 स्तर पर थी, इस बात को याद रखेंगे। तो 3 स्तर सभी ऑप्शन में दे रखे, जल्दी से बताओ इसका सही उत्तर क्या होगा। देखो सबसे नीचे क्या होता है? सबसे छोटा, यहां पर 1 मिनट, सबसे छोटा क्या होता है? आप कहेंगे सर ग्राम होता है। सबसे पहले हमारे गांव में लागू होगी, गांव के बाद प्यारे दोस्तों ब्लॉक में लागू होगी। कहां पर? ब्लॉक में। ब्लॉक के बाद कहां पर होगी? जिला में लागू होगी। तो आपने देखा होगा जब प्रधानी के चुनाव होते हैं यानी सरपंच जी के चुनाव होते हैं तो उस समय आपके ब्लॉक प्रमुख का भी चुनाव होता है और जिला अध्यक्ष का भी चुनाव होता है, जो जिला पंचायत सदस्य होता है। ठीक है, तो इस तरह से त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था थी बलवंत राय मेहता समिति, जो कि 1957 में बनी थी। 73वां संविधान संशोधन करके आपके कब लाई गई थी? 73वां संविधान संशोधन करके 1993 में इसे लागू किया गया। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। और नागौर पहला अब भारत का पहला जिला था जिसने पंचायती राज व्यवस्था लागू की थी, राजस्थान में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है हीरा चमकदार क्यों दिखाई देता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पहले दोस्तों पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्या हो जाएगा? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन इस बात का सही उदाहरण है कि हीरा चमकदार दिखाई देता है। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कहा है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 कब प्रभावी हुआ था? तो प्यारे दोस्तों जो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम है यह आपका कब प्रभावी हुआ? यह हुआ था दोस्तों
18 जुलाई आपका 1947। 18 जुलाई 1947 को जो भारत का वायसराय था माउंटबेटन, इसने इसको प्रभावी कर दिया था, याद रखेंगे। 4 जुलाई को ये ब्रिटिश संसद में पारित हुआ था। क्या हुआ था? ब्रिटिश संसद में जब पास हुआ था वो 4 जुलाई की डेट थी, 18 जुलाई को भारत में लागू हुआ, इस बात को याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में पूछा है विश्व गौरैया दिवस कब मनाया जाता है? विश्व गौरैया दिवस आपने बचपन में देखा होगा प्यारे दोस्तों कि आपके घर में बहुत सारी चिड़ियां आती थी। अभी बहुत सारे लोग जो गांव में रहते होंगे उनके पास अभी भी आती होंगी, ठीक है। वो जो चिड़ियां आती थी उन्हें गौरैया कहा जाता था, जो हमारे छोटे छोटे रोटी के टुकड़े खाती थी, ठीक है। और उन्हीं को बचाने के लिए विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है, ठीक है। इसको याद रखेंगे। और कब मनाया जाता है? तो 20 मार्च को मनाया जाता है, ठीक है। 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है, इस बात को आप लोगों को अच्छे से याद रखना है। इसके अतिरिक्त 22 मार्च की बात करेंगे तो विश्व क्या मनाया जाता है? आप याद रखेंगे विश्व जल दिवस, ठीक है। विश्व आपका जल दिवस, यानी कि पानी को बचाने के लिए विश्व जल दिवस मनाया जाता है, ठीक है। और यहां पर बात करते हैं 15 मार्च की, तो यहां पर भी याद रखेंगे विश्व उपभोक्ता संचार दिवस। क्या होता है? विश्व उपभोक्ता दिवस, ठीक है। उपभोक्ता दिवस, इस बात को भी याद रखेंगे, विश्व उपभोक्ता दिवस। 24 अप्रैल की बात करेंगे तो दोस्तों पंचायती राज दिवस, अभी हमने बताया था 24 अप्रैल 1993 को क्या हुआ था? 24 अप्रैल 1993 को पंचायती राज व्यवस्था लागू हुई थी पूरे भारत में। तो पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को मनाया जाता है। बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में कहा है दोस्तों पायरोमीटर निम्नलिखित में से किसको मापने का प्रयोग किया जाता है? पायरोमीटर, देखो यहां पर लिखेंगे सबसे पहले पायरोमीटर। पायरोमीटर का मतलब होता है पहले दोस्तों दूर की वस्तु का तापमान मापना, दूर की वस्तु का तापमान और उच्च तापमान मापना। जैसे सूर्य का जो तापमान मापा जाता है प्यारे दोस्तों, वो किसमें होता है? पायरोमीटर में। ऐसे तो हम स्केल लेके जा नहीं सकते। आपने सोचा हम थर्मामीटर लेके गए सूर्य का तापमान मापाए, पता नहीं चलेगा आपका और आपके थर्मामीटर का, ठीक है। तो एक ऐसी लेजर भेजी जाती है जिससे हमें तापमान का पता चले, तो वो होता है पायरोमीटर नामक यंत्र। उच्च तापमान मापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इस बात को याद रखेंगे। वायुदाब के लिए बैरोमीटर यानी वायुदाब मापी, आर्द्रता के लिए हाइग्रोमीटर, ठीक है। किसका? हाइग्रोमीटर। देखो हाइड्रोमीटर और हाइग्रोमीटर अलग अलग है, तो आर्द्रता पूछेगा तो हाइग्रोमीटर, ठीक है। भूकंप की तीव्रता सिस्मोग्राफ, क्या हो जाएगा? सिस्मोग्राफ, इस बात को याद रखेंगे। तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आज की क्लास प्यारे दोस्तों यहीं पर समाप्त होती है। आशा करते हैं आज की क्लास को आपने एंजॉय किया होगा, आपकी क्लास आपको पसंद आई होगी। यदि पसंद आई है तो एक बार से लाइक, शेयर और अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं। देखते रहिए आपका अपना परिवार लर्न विद DS सर। मिलते हैं नई क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत।